द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। आज के लेक्चर में हम केमिकल बॉन्ड्स को देखेंगे। केमिकल बॉन्ड्स की दो टाइप्स को हम स्टडी करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को। एटम बॉन्ड क्यों बनाता है आज हम ये देखेंगे, क्या वजह होती है केमिकल बॉन्डिंग की। अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की तो सबसे पहले ज़हन में हमारे सवाल ये आता है, वाई एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, कि एटम बॉन्ड बनाता ही क्यों है। तो इसका जवाब हमारे पास ये है कि एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू मेक देयर आउटर इलेक्ट्रॉन शेल मोर स्टेबल। यहाँ पे एक वर्ड बार बार यूज़ होगा, वैलेंस शेल का। वैलेंस शेल हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल को। तो आउटर मोस्ट शेल का स्टेबल करने के लिए एटम जो है हमारे पास बॉन्ड बनाता है। अब वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, स्टेबिलिटी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कैसे होगा, क्या वजह होगी आउटर मोस्ट शेल की कंप्लीट होने की, और किस बेसिस पे हम कहेंगे कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया हमारे पास। वो बेसिस को हम देखेंगे आगे दोनों बॉन्डिंग के थ्रू, कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, उसके थ्रू बेहतर एक्सप्लेन होगा कि क्या वजह होती है कि इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है और किस तरह कंप्लीट होता है और किस तरह बॉन्ड बनते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो बॉन्डिंग होगी वो क्यों होगी, किस तरीके से होगी। क्यों का रीज़न तो हमने बता दिया कि एटम स्टेबल होने के लिए बॉन्डिंग करता है। अब वो स्टेबल कैसे होगा, स्टेबल करने के लिए अपने आप को इसके बाद 3 तरीके करना है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन या बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 पॉसिबिलिटी हैं जिनकी बेसिस पे एटम जो है वो स्टेबल होगा। एटम किस टाइप का है इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि वो एटम को लूज़ करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा। तो इससे आगे हम चलते हैं आयनिक बॉन्डिंग की तरफ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का। अब आयनिक बॉन्डिंग नेम से इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हमने क्या चीज़ देखनी है। एज नेम इंडिकेटिंग वी विल डिस्कस इन दिस आयंस। हम आयंस के बारे में देखेंगे और आयंस की बॉन्डिंग को देखेंगे। तो आयंस के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है हम उसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। अब हमारे ज़हन में सवाल आया, आयंस कैसे बनते हैं। आयनिक बॉन्डिंग को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयंस बनते कैसे हैं। तो आयंस का हमें पता, आयंस वो स्पीशी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसी स्पीशी को हम आयंस कहते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर कैसे आता है। वो इस तरीके से आएगा, मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि एटम इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ करेगा या एक्सेप्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये न्यूट्रल एटम के लिए, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई हमारे पास न्यूट्रल एटम है, मैंने आपको पहले बताया था किसी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बोथ आर इक्वल। अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इट मीन्स हमने एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया उसके अंदर, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, इट मीन्स हमने एक नेगेटिव चार्ज कम कर दिया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, और अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए 3 नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो 3 पॉजिटिव, एंड सो। आयंस आर एटम, अब आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं। आयंस आर एटम ऑफ और मॉलिक्यूल विच आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। कैटाइन आर पॉजिटिवली चार्ज, कैटाइन को हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कैटाइन भी कहते हैं, और एनाइन हम नेगेटिवली चार्ज को कहते हैं। आयंस फॉर्म व्हेन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, जो अभी मैंने आपको बताया है, आयंस तभी बनते हैं जब एटम लूज या गेन इलेक्ट्रॉन को करते हैं। सिंस इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड एटम दैट लूजेस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जैसा कि हमें पता है आयंस के ऊपर सिंस इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, जो भी मैंने आपको बताया, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एन एटम डेट गेन्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज, जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये सारी वही बातें जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद हम कहते हैं वाई एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। एटम इलेक्ट्रॉन देता ही क्यों है, चाहे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही क्यों करता है। तो इसके पीछे भी जवाब वही है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। अब स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया ये है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना
या आउटर मोस्ट शेल में डुप्लेट रूल को अगर वो फॉलो कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन होना है। डुप्लेट रूल के लिए, डुप्लेट रूल का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना। ऑक्टेट रूल का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना। और तीसरा जो इनके पास वजह होती है, ये डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल बनने की वजह यही है कि एटम अपने आप को स्टेबल समझता है जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेज जैसी हो जाती है। और नोबल गैसेज के आउटर मोस्ट शेल में 2 हीलियम के अंदर 2 होते हैं, बाकी तमाम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम जो है नोबल गैसेस जैसी कन्फिग्रेशन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या गेन करेगा। और नोबल गैसेस का हमें पता है, नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल होती हैं। तो एटम स्टेबल होने के लिए हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा है या गेन करा है। यहाँ पे ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन भी दी हुई है हमारे पास, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर। इसके बाद एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि किस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे पास एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है, क्या क्राइटेरिया होगा। सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम को आप देखेंगे, इसका ये पहला शेल 1s2, इसका ये दूसरा शेल 2s2 और 2p6। अब ये 1 इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट शेल, ये 2 इंडिकेट कर रहा है सेकंड शेल। यहाँ से स्टार्ट हो गए, दोनों सेकंड शेल में आते हैं, सब शेल हैं सेकंड शेल के, और ये 3 का मतलब है तीसरा शेल। अब हमने हमेशा वैलेंस शेल को देखना है। तो सोडियम का वैलेंस शेल है 3s, ये 3 वाला जो है ये वैलेंस शेल है और ये आउटर मोस्ट शेल है। अब आउटर मोस्ट शेल में देखें, इसके सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल ये 3 वाला होगा। ये दोनों 3 हैं तो ये दोनों आउटर मोस्ट शेल होंगे इसके। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के S के 2 इलेक्ट्रॉन एंड P के 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ओवरऑल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहाँ पे देखें कि सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या ये इजी नहीं है कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे बनिस्बत इसके 7 इलेक्ट्रॉन इससे ले। तो ये इजी हुआ है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे, और होता भी है सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, क्लोरीन स्टेबल होता है। अब सोडियम ने जब इसे 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो सोडियम के साथ क्या हुआ, तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल बन गया 2s2 और 2p6। अब इसका 3s शेल जो है वो ख़त्म हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन था वो इसमें से निकल गया, शेल ख़त्म हो गया। अब इसका आउटर मोस्ट शेल ये बन गया 2s वाला, 2s और 2p6, 2 वाला आउटर मोस्ट शेल बन गया। अब इस आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 8। तो इट मीन सोडियम भी स्टेबल हो गया 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इस वजह से इसको पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह। अब ये चार्ज पार्टिकल बन गया, तो इनके दरमियान जो चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड बना लेंगे। इसको बॉन्डिंग को हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। द एरो इंडिकेट द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। एरो हमेशा जो है एक चीज़ का यह ख्याल रखना है आपने कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है जिस तक, आपने इसी तरीके से बनाना है। यानी हेड जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर होगा और टेल उस तरफ होगी जिधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड था। इसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये एक सोडियम क्लोरीन के साथ अटैच हो गया, सोडियम क्लोरीन के साथ अटैच हो गया, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है क्यूबिकल। उसके बाद हम कोवलेंट बॉन्ड को बात करते हैं। हमने शुरू में देखा था कि एटम जो है वो स्टेबिलिटी जो है बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन या बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन या बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, और तीसरा ऑप्शन था बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कि शेयर करके बनाते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। हम यहाँ पे बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर बॉन्ड इज़ अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम। अब शेयरिंग किस तरह होगी, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर ये वाला भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर किसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो ये स्टेबल नहीं हो सकेगा। तो ये हाइड्रोजन करता क्या है, ये दूसरे हाइड्रोजन के पास जाता है और उसके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। अब शेयर करने के बाद इस हाइड्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन एक अपना हो गया और एक इसका शेयर किया हुआ हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इस हाइड्रोजन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन पहले था और इसने शेयर किया हुआ है तो इसके बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जो है हाइड्रोजन स्टेबल हो गया डुप्लेट रूल को फॉलो करके। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं हम कार्बन की। कार्बन की बात करें, कार्बन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये आपके पास मौजूद है 1s2 में 2 और बाकी 4 जो इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s में पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, इसको 4 मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। वो किस तरह स्टेबल होगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये इन दोनों ने शेयर कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन।
इस कार्बन के पास जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था उसने इधर से इसके साथ शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ। अब इस साइड अब तमाम हाइड्रोजन के न्यूक्लियर रूल फॉलो हो रहे हैं और कार्बन के ऑक्टेट रूल। वो किस तरह, अगर इस हाइड्रोजन के देखें, इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर किए हुए हैं, तो इसका न्यूक्लियर रूल फॉलो हो गया। इसी तरह इस हाइड्रोजन के लिए न्यूक्लियर रूल फॉलो हो गया, इसी तरह इस हाइड्रोजन के लिए साइड। अब कार्बन को देखते हैं, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए और ये स्टेबल हो गया। अब कार्बन भी हमारे पास स्टेबल हो गया शेयर करने से और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। और ये जो डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करने का तरीका कार है, इसको हम कहते हैं लिवाइस कॉन्सेप्ट, क्रॉस या डॉट मेथड भी कहते हैं इसको। इसके थ्रू भी एक्सप्लेन किया जाता है कि लिवाइस का स्ट्रक्चर, अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि लिवाइस के स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करें तो आप ये क्रॉस या डॉट मेथड को यूज़ करेंगे। क्रॉस मेथड में क्या होगा कि आप यहाँ पे जो ये डॉट लगा हुआ इसकी जगह क्रॉस लगा देंगे, सारी जगह इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट या क्रॉस को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी हुई है। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन इसके साथ आके शेयर कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर से शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर होगा। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं हाइड्रोजन वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये मिला के, और हाइड्रोजन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीजन वाले एक इलेक्ट्रॉन को मिला के। हाँ, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन सिर्फ इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। इधर से भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, इसके तमाम इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर नहीं होंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। इस वजह से ये न्यूक्लियर रूल को फॉलो करेगा और ये वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है। तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड को देखा, हमने कोवलेंट बॉन्ड को देखा। आयनिक बॉन्ड में देखा कि आइंस बनते हैं और आइंस कैसे बनते हैं, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन या बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।